मुसलसल 3 इजलासों के बाद अचानक नैब कवानीन में तरामीम के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक पैदा हो गया है। दूसरी तरफ अपोजिशन फिर से मुतहर्रिक हो गई है और आखिरकार अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हो गई है। 2 दिनों में अपोजिशन की 3 अहम मुलाकातें हुई हैं और इन मुलाकातों के बाद अपोजिशन ने इत्तफाक किया है कि ईद के बाद रहबर कमेटी की मीटिंग होगी और फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी और हुकूमत के खिलाफ हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। मगर आज की सबसे अहम पेशरफ्त नैब कवानीन से मुताल्लिक है, जिस पर डेडलॉक पैदा हो गया है। अपोजिशन ने कानून साजी के लिए कायम की गई कमेटी के इजलास से वॉकआउट कर लिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत ने उनकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी और वजह भी नहीं बताई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत ने अपोजिशन की तजावीज़ मुस्तरद कर दी मगर वजूहात नहीं बताई। मगर वज़ीर ख़ारजा और कमेटी के सरबराह शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असम्बली इजलास में खिताब करते हुए कहा कि अपोजिशन ने नैब कानून में 35 तरामीम की तजवीज़ पेश की। वज़ीर आज़म से बात करने के बाद अपोजिशन को बता दिया कि उनकी दी गई तरामीम तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल नहीं है। अपोजिशन की तरामीम के बाद एहतसाब का इदारा बेमायने हो जाएगा। अपोजिशन की तरामीम से नैब कानून में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो ख़त्म ही हो जाएगा। अपोजिशन ने तरमीम दी कि नैब सिर्फ 1 अरब से ऊपर की करप्शन पर कार्रवाई करे, ये तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल नहीं। साथ ही शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अपोजिशन ने तजवीज़ दी कि 5 साल पुराना केस चाहे कितना ही भयानक हो, नैब के ज़मरे में नहीं आएगा। अपोजिशन ने तजवीज़ दी कि जब तक पूरा ट्रायल ना हो गिरफ्तारी ना की जाए। इस तरह कोई मुल्जिम बैरून मुल्क फरार हो सकता है। अपोजिशन के नैब कवानीन पर तरामीम से FATF में फंसने का खदशा है। साथ ही शाह महमूद कुरैशी ने अपील की कि अपोजिशन अपनी तरामीम पर नज़रसानी करे। बहरहाल नैब कवानीन के हवाले से जो पेशरफ्त हो रही थी अब वो डेडलॉक का शिकार हो गई है। अपोजिशन ने इशारा दिया है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अब नैब के कवानीन में तरामीम के हवाले से बात होगी। अपोजिशन फिर से मुतहर्रिक हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इससे पहले भी दोनों रहनुमाओं के दरमियान कई बार टेलीफोनिक राब्ते हुए मगर मुलाकात नहीं हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ की आज मुलाकात हो गई। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि इस हुकूमत से जान छुड़ाने में ही पाकिस्तान और अवाम की भलाई है और APC में जो ठोस प्लान बनेगा वो अवाम की उमंगों के मुताबिक होगा। जबकि बिलावल भुट्टो ने कहा कि अपोजिशन जमातें बाहर निकलती हैं तो धरने की ज़रूरत नहीं होगी और आधे रास्ते में ही इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी। जितनी जल्दी इस हुकूमत से जान छुड़वाई जाए, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम उसी में उनकी आफियत है कि पहले हमारी मीटिंग होगी, उसके बाद APC की मीटिंग होगी, उसमें इंशाल्लाह एक ठोस प्लान बनेगा। इमरान खान के पास तो पाकिस्तान के अवाम खड़े नहीं थे और ये बात का सबूत इसमें था कि जब वो धरना देते थे, एहतजाज करते थे तो अवाम ही नहीं होते थे वहाँ। जब पाकिस्तान के इस वक्त अपोजिशन जमातें हैं, हम बाहर निकलते हैं तो धरना की ज़रूरत ही नहीं होगा। आधा रास्ता में हम पहुँचेंगे, इमरान खान का हुकूमत गिर जाएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज को लीड कौन करेगा। शहबाज शरीफ की बतौर अपोजिशन लीडर क़यादत पर सवाल उठता रहा है और आज जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने चाहा कि शहबाज शरीफ एहतजाज को लीड करें तो देखें क्या हुआ। हमारा राब्ता जो है वो मुसलसल, जब शहबाज शरीफ साहब खुद कोविड पेशेंट अपनी अंडरलाइंग कंडीशंस के बावजूद तब मेरे साथ राब्ता में था, ऑन द फ़ोन राब्ता में था, मौलाना साहब के साथ राब्ते में थे और हम अपोजिशन का काम तब भी चला रहे थे। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने है, सेहतियाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है और आप देख मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा, वो तो हम उठाने को तैयार है। थैंक यू। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात नून लीग है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वो लीड करेंगे तो उन्होंने कहा कि जमा कंधों को मैं ये लीड करने की जिम्मेदारी दूंगा। इस मुलाकात से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ से मुलाकात की। अपोजिशन इससे पहले भी कई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कर चुकी है, अब तक हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे सकी है। अब अपोजिशन एक और कोशिश कर रही है। एक तरफ अपोजिशन फिर से मुतहर्रिक हो रही है, दूसरी तरफ आज चेयरमैन नैब ने 3 रेफरेंसेस की मंजूरी दी, जिनमें से 2 रेफरेंसेस नून लीग की आला क़यादत के खिलाफ है। नैब ने शहबाज शरीफ, उनके बेटे हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज के खिलाफ पाबंदी से ज़ायद असासों का रेफरेंस मंजूर कर लिया है। इसके अलावा चेयरमैन नैब ने LNG केस में ज़िमनी रेफरेंस की भी मंजूरी दी, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी के साथ साथ उनके बेटे अब्दुल्ला खाकान अब्बासी को भी शामिल किया गया है। मिफ्ता इस्माइल और कई दीगर को LNG केस में मुल्जिम नामजद कर दिया गया है। रेफरेंस में इल्ज़ाम आयद किया गया है
कि मुलजिम ने LNG टर्मिनल 1 के कॉन्ट्रैक्ट के लिए गैर शफाफ तरीका अपनाया। मुलजिमान के अपने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके एंग्रो को 14 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया गया। नैब के इस रेफरेंस में नैब कवानीन में तरामीम और अपोजिशन में मुलाकातों पर सब पर हम बात करेंगे और ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा। हमारे साथ मिर्जा शहजाद अकबर साहब मौजूद होंगे, मुशीर वज़ीर आज़म बराए साहब और दाखिला। साथ साथ हमें साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ज्वाइन करेंगे। उनके खिलाफ और उनके बेटे के खिलाफ आज रेफरेंस भी आगे बढ़ा है। वो इस कमेटी में भी शामिल थे जो कि नैब के कवानीन में तरामीम कर रही थी। सबसे पहले शहजाद अकबर साहब आपसे, अब क्या करें? आपकी हुकूमत के वज़रा को एतराज़ था, ब्यूरोक्रेसी को एतराज़, बिजनेस कम्युनिटी को एतराज़, अपोजिशन को एतराज़, अदालती फैसले अपनी जगह मौजूद, मगर डेडलॉक हो गया। अब कैसे आगे बढ़ा जाएगा? शाहजेब देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ इस वक्त अपोजिशन एक दफ़ा फिर झूठ बोल रही है और सरासर झूठ बोल रही है, क्योंकि देखिए जो वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, वो एक बेल ऑर्डर का एक फैसला है जिसको चैलेंज भी शायद किया जा चुका है, और बेल ऑर्डर्स के ऊपर ही 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की सरबराही में कह चुका है कि बेल ऑर्डर्स के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए जो उस ऑर्डर का है जिसका वो हवाला दे रहे हैं। जहाँ तक बात डेडलॉक की है, देखिए हमने गुडविल के तौर पे जो हमारा नैब का ऑर्डिनेंस लैप्स कर चुका था वो पेश किया एक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे, जिसके बदले में अपोजिशन वाले पहले तो कोई ड्राफ्ट नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने एक ड्राफ्ट दिया। अब वो ड्राफ्ट जो उन्होंने हमें दिया उसके अंदर 35 तरामीम हैं, और अगर आप उन तरामीम को इम्प्लीमेंट कर लें और उनमें से मैं समझता हूँ 60-70% भी इम्प्लीमेंट कर लें, तो हमें फिर ग्रे से ब्लैक लिस्ट जाने में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो ऐसी तरामीम हैं जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन करप्शन, उसके अगेंस्ट है। मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस को बिल्कुल इसमें से निकाल दिया गया, STR सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट को डिलीट कर दिया गया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमने उनको, फिर जब दोबारा बात हुई तो हमने कहा कि हम शिक वाइज इसके ऊपर बिल्कुल बहस कर सकते हैं और शायद कोई बीच का रास्ता हो जिसमें ट्रांसपेरेंसी आपको ज़्यादा लगे। लेकिन अपोजिशन का जो रवैया था वो ये था कि या तो आप ये सारा ले लें, और वगरना हम आपको फेटफ के ऊपर जो बिल्स पास करने हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उसके ऊपर तो हुकूमत का मौक़िफ़ यही था कि ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग है जिसके अंदर हुकूमत नहीं आएगी। सब, और क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बात हो रही है कि जो दूसरे इदारे मौजूद हैं, टैक्स के कवानीन के लिए FBI मौजूद है, मगर नैब मुख्तलिफ दूसरे इदारों के भी मामलात में इंक्वायरी शुरू कर देता है, तो कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये इसके लिए दूसरे इदारे मौजूद हैं या नैब ही ये मामला कर सकता है सियासतदानों के साथ, जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि ये ना हटे मगर अपोजिशन मुतालबा कर रही है? देखिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आमला जो है वो 4 से 5 इदारों को ये इख्तियार देता है, क्योंकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट किसी इदारे को, एक इदारे के लिए नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग किसी ट्रांजैक्शन भी हुई हो सकती है, अगर उसमें पब्लिक ऑफिस होल्डर की है या किसी करप्शन से उसमें मुंसलिक है तो वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो नैब के परव्यू में आती है। जहाँ पे सिर्फ बैंकिंग ट्रांजैक्शन और फ्रॉड होगी वो FIA के ज़िम्मे में आएगी। जहाँ पे टैक्स का मसला आएगा वो FBR के पास जाएगी, और ये आमला के अंदर लिखा हुआ है कानून के तहत। अब ये कह देना कि सिर्फ नैब में से इसको निकाल दें, तो इसका मतलब ये होता है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर मनी लॉन्ड्रिंग कर सकता है, लेकिन कोई बैंकर या एक आम आदमी नहीं कर सकता, जिसको FIA भी डील कर सकती है, FBR भी डील कर सकती है, और अगर कोई टेररिज्म रिलेटेड है तो वो CTT, जिसको रिसेंटली हमने ऐड किया था। तो ये अब उसमें से निकाल देने का मतलब ये है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर मनी लॉन्ड्रिंग कर सकता है। मतलब मगर ऐसा लगा कि जैसे आप लोग किसी भी चीज़ पर कंसीड करने को तैयार नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने नैब चेयरमैन का जो गिरफ्तारी का अख्तियार है उस पर भी कहा कि लोग भाग जाते हैं, ECL में नाम डाल दें, नहीं भाग सकेगा, लोग पेश हो जाएंगे। जो लोग पेश हो रहे थे उनको भी चेयरमैन नैब ने गिरफ्तार करा लिया था। आपके तो अपने वुज़रा कह चुके हैं कि जी गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए, आप केस चलाएं, ECL में नाम डाल दें, एक बंदा कन्विक्ट हो जाए, उसके बाद वो जेल चला जाएगा अगर अदालत फैसला देगी। आप उस पर भी कंसीड करने को तैयार नजर नहीं आया जो शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीर थी। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक, जो पावर्स ऑफ अरेस्ट हैं उसके ऊपर बड़ी बहस हो सकती है। मैं नहीं समझता कि जो पावर्स ऑफ अरेस्ट हैं नैब के सेक्शन 24 है जिसके तहत उसमें कोई इस किस्म की बात है जो पाकिस्तान के बाकी मरवजा कवानीन से मुख्तलिफ है। दोनों के एक आम केस के अंदर भी उसके पावर्स ऑफ अरेस्ट हैं, एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास पावर्स ऑफ अरेस्ट हैं, सारे सब्जेक्ट टू कोर्ट हैं। अपोजिशन को जिस चीज़ के ऊपर मैं समझता हूँ हमारे साथ बहस करनी चाहिए और मीनिंगफुल बहस करनी चाहिए,
वो इशू ऑफ बेल के ऊपर करनी चाहिए। और उसके ऊपर हमने कहा कि बिल्कुल हम बैठते हैं, लेकिन अगर आपने वो ड्राफ्ट देखा हो, जो मैं भी देख रहा था, जो शायद सोशल मीडिया पे भी बड़ा आम है, उस ड्राफ्ट के अंदर आप देखें तो उसके अंदर अरेस्ट तो एक बहुत मामूली सी चीज़ है। उसके अंदर तो आप अगर उसके ऑफेंसेस को देखिए तो 12 में से 6 या 7 ऑफेंसेस तो उड़ा दिए गए। और नैब के पास जो देखिए जो बात हुकूमत करना चाह रही है, और हुकूमत अपने पहले अमेंडमेंट में भी लाई थी कि जहां इशू हो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का, या कोई गवर्नमेंट के इख्तियार को इस्तेमाल करने का, एक जिसके अंदर करप्शन के कोई एविडेंस ना हो, उसके ऊपर हम कह रहे हैं कि बिल्कुल इसको स्ट्रिक्ट करना चाहिए कि जहां पे सिर्फ महज मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है, उसके साथ करप्शन या कोई ट्रांजैक्शन होती हुई नजर आनी चाहिए, उसका सबूत होना चाहिए, सिर्फ ये एलिगेशन काफ़ी नहीं होनी चाहिए। इस तरह की जितनी चीज़ें हैं उसके ऊपर बिल्कुल बात करने के लिए तैयार हैं। मतलब ये अच्छी बात है, आप तैयार है, मगर मैं कह रहा हूँ जाहिर बात है आप अपोजिशन की ना माने, मगर आपके अपने ड्राफ्ट में क्यों नहीं नजर आ रहा कि एहतसाब पूरा मुतनाज़ हुआ इन गिरफ्तारियों की वजह से, जो चेयरमैन नैब करते हैं, जिसको जिस स्टेज पे चाहते हैं गिरफ्तार कर लेते हैं। आपके वज़रा ने कहा हमारे प्लेटफॉर्म पर कि एहतसाब इंतकाम बन गया है, तो कानून साजी आपने करनी, अपोजिशन के बगैर नहीं कर सकते, आपको अपोजिशन की जरूरत तो पड़ेगी, कैसे आगे बढ़ेंगे? हमारी सेनेट में मेजॉरिटी नहीं है, जिसके लिए हमें अभी अपोजिशन की मावनत दरकार है। लेकिन अगर अपोजिशन का मकसद महज ये हो कि जी आपने बिल्कुल हमारे तमाम केसेस, हमारे पार्टी के तमाम लोगों के केसेस बंद कर देने हैं, तो फिर ये कानून साजी नहीं हो सकती। ये कोई एनआरओ की बात कर रहे हैं। कानून साजी के लिए ज़रूरी है कि ऐसा कानून बनाएं जो सिर्फ एक ट्रांसपेरेंसी लाए, लेकिन इसके साथ साथ जो मकसद है उस कानून का, अकाउंटेबिलिटी, उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। सर मगर 2 साल में जो एहतसाब हुआ है वो हुआ ही कहाँ है जो आप कह रहे हैं कि उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो? मैं कह रहा हूँ कि हुकूमती वज़रा ने कहा कि इंतकाम, शफकत महमूद साहब ने कहा कि 2 साल में नैब ने नुकसान पहुँचाया जिस तरीके से इन्होंने अकाउंटेबिलिटी की है। अदालतें लिख रही हैं अपने फैसले में कि किस तरीके से सियासी इंजीनियरिंग हो रही है। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा, ये तो अब हर कोई इस पर बात कर रहा है। देखिए, वो मैं वंस अगेन शाहजेब ये कोशिश करूंगा मैं दोबारा उस पर कमेंट ना करूं, क्योंकि वो जजमेंट जो है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जिसको मैं समझता हूं चैलेंज करना चाहिए, जिस जजमेंट का आप हवाला दे रहे हैं। लेकिन उससे कतई नज़र नैब का, देखिए एक कानून है अपनी जगह, अगर कानून में कोई मसला है तो उसको अदालत उज़्मा या अदालत आलिया फौरी तौर पे अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर सकती है, वो कानून ख़त्म हो जाएगा। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। वॉलंटरी रिटर्न का सेक्शन 25 नैब के अंदर एक कानून था, वो जब सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया वो ख़त्म होगी, वो प्रोविज़न ख़त्म होगी नैब के अंदर से, वो प्रैक्टिस ख़त्म हो गई। लेकिन जो कमेंट किया जाता है किसी एक केस के अंदर, वो नैब के कंडक्ट का है, वो उस कानून का नहीं है। हम उस कानून को भी बेहतर करने के लिए तैयार हैं। उसी के लिए हम अपोजिशन से मशवरा भी कर रहे थे, उनसे मुज़ाकरात भी कर रहे थे। यानी आप एज ऑफ नाउ भी रिमांड की मुद्दत क्या होगी इस पर तैयार हैं? चेयरमैन नैब का जो गिरफ्तारी का इख्तियार है, इन्वेस्टिगेशन, कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज पर गिरफ्तार कर लें, इस पर बात करने को तैयार हैं? चेक एंड बैलेंस रखने के लिए तैयार हैं इन इख्तियारात पर? जी बिल्कुल, हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन चेक एंड बैलेंस का अगर देखिए जो अभी अमेंडमेंट प्रपोज की गई है अपोजिशन की तरफ से, वो तो बिल्कुल नाकाबिले अमल हैं। लेकिन अगर आपने कोई चेक एंड बैलेंस डालना है तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। जैसे कि हमारे गवर्नमेंट के ड्राफ्ट के अंदर मिस यूज ऑफ अथॉरिटी के ऊपर जो सबसे बड़ा चेक एंड बैलेंस सिस्टम के अंदर डाल दिया कि आपको एविडेंस लाना है ये कोरोबोरेट करने के लिए कि इसने अगर कोई मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की, किसी गलत कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव किया तो उसके बदले में कोई रिश्वत ली, कोई कंसिडरेशन ली। सिर्फ ये कह देना कि कॉन्ट्रैक्ट गलत हो गया, इरेगुलरिटी हो गई, वो काफ़ी नहीं होगी किसी को बंद करने के लिए। तो वो तो एक देखिए बिल्कुल मुनासिब सी बात है जिसको आप कल अदालतों में डिफेंड भी कर सकते हैं। ये जो NRO प्लस मांग रहे हैं, मुझे बताइए किसको किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वोटर्स के सामने जाके इसको कर सकेगी? मगर ये जो 2 साल की नैब की कारकर्दगी या आपके एहतसाब के ऊपर कारकर्दगी है जमात की और नैब के जरिए, इसको क्या आप डिफेंड कर सकते हैं अभी आवाम के सामने जाके, जो कुछ 2 साल में नैब ने किया है? देखिए 2 साल की परफॉर्मेंस कोई इतनी बुरी भी नहीं है शाहजेब। आप अगर इसको नॉन पार्टिजन होकर सोचिए तो नैब ने पिछले 2-3 सालों में बेहतर काम भी किया है। उनके बहुत सारे कामों के ऊपर मैं समझता हूँ बेहतरी हो सकती है, क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन एक इदारे की परफॉर्मेंस को यकसर रद्द कर देना मेरा ये ख्याल है मुनासिब नहीं है। सब नॉन पार्टिजन अदालतों को ही मान लें, एक के बाद एक जमानती फैसले में अदालतों ने लिखा है, जो आखिरी फैसला जो आप इस पर बात नहीं कर रहे, बट बार बार लिखा है कि क्या कर रहे हैं इस गिरफ्तारियों के ऊपर, बार बार लिखा गया अदालतों की तरफ से।
देखिए, सियासी इंजीनियरिंग की अगर बात कर रहे हैं तो फिर हम माजी में चलते हैं। एहतसाब का कानून पाकिस्तान में बनाने वाले जो रिसेंट टाइम में उसके जद्द-ए-अमजद तो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, जिन्होंने एहतसाब एक्ट बनाया था। उस एहतसाब एक्ट के कानून में और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के कानून में 19-20 से ज़ायद का फ़र्क नहीं है। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने बनाया था तो सियासी इंजीनियरिंग के लिए बनाया था, मुशर्रफ ने इस्तेमाल किया तो सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया, और आज भी हो रहा है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, यही हिस्ट्री है इस इदारे की। शाहजेब, फिर माज़रत के साथ एक चीज़ जो आप भूल रहे हैं कि हमारे दौर में और उस पुराने वाले 90 की दहाई में, जिसको ये अपने नए ड्राफ्ट के मुताबिक निकलवाना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा फ़र्क जो है वो आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया का है। आज अगर किसी केस के अंदर इस तरह की चीज़ें होंगी तो एक तूफ़ान खड़ा हो जाएगा, चाहे वो मीडिया पे हो या अदलिया के अंदर हो। यहाँ तो एक लम्हे में बात आगे सामने चली जाती है। यू हैव टू बी अकाउंटेबल। इस वक्त तो मैं समझता हूँ ये इदारे जो अकाउंटेबिलिटी के हैं वो खुद एक अकाउंटेबिलिटी की ज़द में है। अदलिया है, मीडिया है, पब्लिक प्रेशर है। ये वो वाले हालात नहीं है 90s वाले जो एहतसाब ब्यूरो के ज़माने के। साहब, 90s में एहतसाब ब्यूरो के ज़माने में भी जंग ग्रुप को बंद करने पर तुले हुए थे नवाज शरीफ साहब। आज भी मीडिया के साथ क्या हो रहा है, सारी दुनिया लिख रही है कि पाकिस्तान में मीडिया पर क्या कदगने हैं। आज भी वही मामला है। नहीं, लेकिन देखें, कदगने जितनी होती हैं, मैं क्रेडिट देना चाहूँगा पाकिस्तानी मीडिया को। क्या आज तक कोई कदगने इस मीडिया को रोक पाया है? मैं तो नहीं समझता कामयाब हो पाया है। आप पिछले 10 सालों को देख लें, 12 सालों को देख लें। ये बात आपने बड़ी अच्छी की, वज़ीर आज़म के करीब हैं आप। ये बात वज़ीर आज़म को ज़रूर बताइएगा कि आज तक कोई मीडिया को रोक पाया है पाकिस्तान की तारीख में? नहीं, अगर आप किसी तरीके से ये कहना चाहते हैं, देखिए एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह कर दूँ। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज़ाद मीडिया के लिए सबसे ज़्यादा काम करने वाले हैं। मुझे तो कहीं कोई कदगन नज़र नहीं आती। और देखिए, हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वो ख़ुद कहते हैं कि हमारा जो इस वक्त अवाम तक पहुँचाने रसाई हुई वो तो आज़ाद मीडिया की वजह से हुई, और सबसे ज़्यादा उसमें आपके चैनल का हाथ है। और अब क्या हो रहा है उस चैनल के साथ? देखिए, अगर आपके चैनल के साथ कोई ज़्यादती हो रही है, देखिए अगर आप किसी इंडिविजुअल केस के बारे में बात करना चाहते हैं, मैंने दोबारा अर्ज़ की है, कोई एक ऑनगोइंग केस है, मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन आपकी जो चैनल की किसी भी आज़ादी राय के ऊपर कोई बात है तो बिल्कुल उस पर बात करें। आप बताइए, उसके ऊपर वज़ीर आज़म तक बात पहुँचाई जाएगी। मेरा नहीं ख्याल जियो, हम तो सारा दिन डरते हैं कि शाहजेब खानज़ादा के शो पर जाना पड़ेगा। इतनी तैयारी करते हैं, इतनी तो घर बेगम के सामने पेश होने के लिए होती। बहुत शुक्रिया। शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। शाहिद कनबाजी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। कुछ सवाल शहजाद अकबर साहब ने उठाए, पूछेंगे शाहिद कनबाजी साहब से ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था शाहिद कनबाजी हमारे साथ मौजूद होंगे, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि थोड़ी देर में वो हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे सवाल करेंगे। उनके बेटे के खिलाफ आज रेफरेंस आगे गया है, साथ ही कि सत्ता के इत्तफाक हो पाएगा हुकूमत का अपोजिशन के साथ, अपोजिशन का हुकूमत के साथ नैब कवानीन में। अभी बात करते हैं कराची के हालात की। गुज़िश्ता 2 रोज़ से कराची में होने वाली बारिश के बाद शहर में जो सूरत हाल देखने को मिली है वो आज भी बरकरार है। आज तीसरा रोज़ है। कराची के कई इलाकों में सड़कों में पानी आज भी खड़ा है। लोगों के घरों में अब भी बारिश का पानी जमा है और शहरी 3 दिन से अजियत का शिकार हैं। पाक कॉलोनी हो, वहीदाबाद हो, कश्मीरी मोहल्ला हो, नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलबर्ग, औरंगी टाउन, हर जगह पानी जमा है। इन इलाकों के रिहायशी 3 दिन से मुश्किल में फंसे हुए हैं। उनकी मुश्किलात और मसाइल से मुताल्लिक गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह ने कहा था कि कुछ इलाकों में मसाइल हैं, वो भी हल कर लिए जाएंगे, मगर कराची के कई इलाकों में शिकायत अब भी बरकरार है। इस बार बारिश में कराची के जो इलाके मुतासिर हुए हैं वो माजी में भी मुतासिर होते रहे हैं। उनके जो मसाइल कल थे वो आज भी हैं। सिंध में 12 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। 12 साल से कराची में का इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात की गवाही देता है कि पीपल्स पार्टी ने शहर कराची की बेहतरी अपनी तरजीहात में नहीं रखी है। शहरियों को न पानी मैसर है, ना ही बारिश होने के बाद जमा होने वाले पानी की सफाई मैसर है, ना ही कचरे की सफाई मैसर है। 2018 में कराची ने तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया। कराची से तहरीक इंसाफ के 21 MPs, 14 MNAs आए। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान भी कराची से जीते, फिर नशिस्त छोड़ दी। वादा किया था उन्होंने कराची की बेहतरी का। अब इमरान इस्माइल साहब ने ट्वीट किया है कि कराची में होने वाली बारिश की वजह से होने वाले जानी नुकसानात पर अफसोस है। इदारों से कहा है कि लोगों की मदद करें। वज़ीर आज़म इमरान खान से बात करूंगा और आइंदा ऐसे इकदाम करेंगे कि इस तरह की सूरत हाल से निपटा जा सके। कराची को तनहा नहीं छोड़ सकता, ये शहर हमारा है। वज़ीर आज़म से क्या बात करेंगे, कैसे मामला आगे बढ़ेंगे? इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गवर्नर सिंध। इमरान इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया। इमरान इस्माइल साहब,
जो 12 साल की पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस है उसका हाल तो कराची में जगह जगह नजर आता है, मगर मेयर कराची कहते हैं कि सिंध हुकूमत ना पैसे देती है ना इख्तियारात, वफाकी हुकूमत भी वादे करने के बाद कोई पैसे नहीं देती, जिसकी वजह से शहर का ये हाल है। क्या करेंगे? चीफ मिनिस्टर को लेकर बैठे हैं, मेयर को लेकर बैठे हैं, वजीर आजम बैठे हैं, इस शहर का कुछ करें, क्या करेंगे आप लोग? शाहजेब, कराची का जो हाल हुआ है ये पिछले सालों में, खास तौर से इस साल जो बारिश में हमने देखा है, उसको देख के दिल खून के आंसू रोता है। लेकिन हम जहाँ पर हैं, यहाँ पर लोगों ने हमें रोने के लिए या खून के आंसू बहाने के लिए नहीं भेजा। लोगों ने हमें जहाँ भेजा है वहाँ पे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस शहर को, जिसने इतनी चाहत और मोहब्बत दी है, उस शहर को उसकी चाहत और मोहब्बत का सिला या उसका रिटर्न उनको जरूर मिले। उन्होंने किसी तवक्को के साथ, बहुत उम्मीद के साथ, बहुत प्यार और लगाव के साथ उन्होंने ये काम किया है कराची ने। तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल भरपूर तरीके से इस मामले को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। वजीर आजम ने कल मुझे इस्लामाबाद भी बुलाया है, आज उनका फोन आया था कि कराची के मामलात के ऊपर और दीगर चीजें जो हो रही हैं, डेवलपमेंट्स, उनको देखते हुए उन्होंने मुझे कल बुलाया है। कल हम एक तफसीली इसके ऊपर जायजा लेंगे कराची का, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वजीर आजम जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन ऐसा पेश करेंगे जिससे कराची वालों के ये इमीडिएट जो दुख है और आंसू हैं वो पहुंच जाएंगे। मगर मिनिस्टर साहब, आप लोगों ने भी बड़े स्पेशल पैकेजेस की भी बात की थी, मेयर कराची आप पर भी तनकीद करते हैं, आपके पास मैं उम्मीद कर रहा हूं 2 साल बाद कोई सॉल्यूशन भी है, क्योंकि कराची के अवाम ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जिसमें पीपल्स पार्टी उनके लिए कुछ करती नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को वो वोट नहीं देते, MQM को वो वोट देते रहे, उन्होंने कुछ किया नहीं उस तरीके से, मुख्तलिफ हुकूमतों का हिस्सा रहे, उनकी जगह आपको वोट दिया तो आपकी तरफ से भी 2 साल में सिर्फ वादे किए गए। तो ऐसा लगता है जैसे कराची के अवाम एक ऐसे सिनेरियो में फंस गए हैं कि जिसे वो वोट देते हैं वो कुछ करता नहीं और उनके पास कोई मुतबादिल नहीं है, इसलिए शहर का ये हाल है कि लावारिस लगता है। शाहजेब, ये किसी की खाम ख्याली है कि अगर कोई भी ये समझता है, कोई भी जमात कि उसको कराची की जरूरत नहीं है, कराची के वोट की जरूरत नहीं है, तो ये उसकी खाम ख्याली है। कराची इस वक्त मुल्क की बैकबोन है, इकोनॉमिक बैकबोन। कराची इस वक्त मुल्क को चला रहा है। कराची का वोट इंतहाई कीमती वोट है। सारे मुल्क में जो वोटिंग होती है उसका कराची भी उतना ही बड़ा कीमती हिस्सा डालता है जितना कोई और मुल्क का शहर डालता होगा या सूबा डालता होगा या कोई गाँव डालता होगा, उतना ही बड़ा हिस्सा कराची का है। कराची को मुसलसल इग्नोर किया जा रहा है, कराची के साथ जाती जुल्म किया जा रहा है, कराची को तरक्याती फंड में जो हिस्सा कराची का बनना चाहिए वो कराची को नजर नहीं आता। तो लिहाजा इस वक्त किसी ना किसी को कुछ ना कुछ इस वक्त करना पड़ेगा। इस शहर को यतीम और लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता। जो हाल हुआ है बारिश में, हमने देखा बच्चे बह रहे हैं, गाड़ियां बह रही हैं, तूफान आया हुआ, लग रहा है पता नहीं क्या यहाँ पे कोई सैलाब आ गया है, सैलाब जदगान का शहर लगने लगा है कराची। हालांकि बारिश को देखें कितनी बारिश हुई, कुछ भी बारिश नहीं हुई जो बारिशें होती हैं कराची में। अगर खुदा ना खास्ता कोई 100 मिलीमीटर से ऊपर की बारिश हो गई तो ये शहर तो मुझे लगता है इसके अंदर जो तबाही आनी है, अल्लाह ना करे, मेरे अल्लाह ताला इस बात को ना पूरा करे, लेकिन जो तबाही आनी है वो तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा कि हम इसको कैसे बचाएंगे शहर को। कच्ची आबादियां तो कच्ची आबादियां, हमने यहाँ पक्के मकानों के अंदर पानी खड़ा देखा है, हमने रोडों के ऊपर पानी खड़ा देखा है, नीपा के ऊपर 4-4 फुट पानी आया है, गाड़ियां लोगों की बह गई हैं। हम इसको किस तरह से बर्दाश्त कर सकते हैं? अकेले बाहर बैठे रहें, ये नहीं हो सकता। इसमें वजीर आजम ने बड़ा स्ट्रांग इसका नोटिस लिया है और उन्होंने कल जो खास तौर से मुझे बुलाया बड़े अर्जेंटली, तो मैं कल जाऊंगा और मैं कराची का मुकदमा वहां पर पेश करूंगा, कराची का मुकदमा लड़ूंगा इंशाल्लाह। और कराची को मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपके प्रोग्राम के तहत कि हम कराची को तनहा नहीं छोड़ेंगे। और ये बात डायलॉग तक नहीं है, इंशाल्लाह आपको जल्द इसके रिपरकशंस और रिएक्शंस भी नजर आएंगे। ये अच्छी बात है। मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूँ एक प्लान के साथ आप भी जा रहे हैं, वजीर आजम के पास भी प्लान है, आप भी प्लान के साथ जा रहे हैं और अब अमल दरामद होगा। आज हमने एक बड़ी मीटिंग की है, उसके अंदर हमने ये कोई प्लान मुर्तकब करने के, कराची के जो सोल्यूशन हैं कम से कम वो पेश करने की कोशिश करूंगा कल वजीर आजम को। और मुझे उम्मीद है कि उनकी अपनी टीम ने भी कराची के लिए कोई ना कोई प्लान ऐसा सोचा होगा या कोई चीज ऐसी सोची होगी जिसके लिए वो बेचैन है, बेताब है। कराची को वो कह रहे हैं कि आप आए, मुझे कराची पे बात करनी है, तो जरूर उनके जहन में कोई ना कोई चीज होगी। बहुत शुक्रिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल हमारे साथ मौजूद थे। कल उनके वज़ीर आज़म से मुलाकात है, वो कह रहे हैं मैं कराची का मुकदमा लड़ूंगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस कंट्रोल में आ रहा है। हर दिन मस्बत और हौसला अफजा खबरें आ रही हैं और अब खुशी की खबर यह है कि केसेस और अमवात में कमी के बाद पाकिस्तान अब WHO की तय करदा उन गाइडलाइंस के अंदर आ गया है जिसके तहत मामूलाते ज़िंदगी की बहाली के लिए मस्बत केसेस की शरह 5% से कम होनी चाहिए और पाकिस्तान में यह शरह 4.77% पर आ गई है। और अब अवाम की जिम्मेदारी है कि वो ईद पर एहतियात करें, क्योंकि गुज़िश्ता ईद पर बेएहतियाती की गई तो केसेस बढ़े थे। 26 जुलाई को पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 माह की
सबसे कम 20 अमवात रिपोर्ट हुई और अब गुज़िश्ता 24 घंटे में गुज़िश्ता 3 माह के सबसे कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हुकूमती डेटा के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 19,610 टेस्ट किए गए, जिसमें 936 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। मुल्क भर में 23 अमवात रिपोर्ट हुई। मस्बत केसेस की शरह 4.77% रही। कोरोना की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म के जवाब में खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने भी ट्वीट्स की हैं। उनका कहना है कि 14 जून को 6,825 केसेस के साथ हमारा पीक था और गुज़िश्ता 24 घंटे में मुल्क भर में 936 केसेस सामने आए हैं। 86% कमी आई है। आखिरी बार तकरीबन 3 महीने पहले 3 मई को कोरोना के केसेस 3 डिजिट्स में थे, यानी 1000 से कम थे और अब है। उन्होंने एक और ट्वीट में ईद पर आवाम को एहतियात करने का मशवरा दिया, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है और गुज़िश्ता ईद की तरह की जाने वाली बेएहतियाती दोबारा खतरनाक साबित हो सकती है। इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने ईद पर कोरोना का फैलाव रोकने के लिए आज से 5 अगस्त तक सूबे भर की रिटेल दुकानें, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स और प्लाजा बंद कर दिए हैं। मगर इस फैसले के खिलाफ ताजिरों ने मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया। फैसलाबाद में पुलिस ने ताजिरों पर लाठीचार्ज किया, कई दुकानदारों को हिरासत में ले लिया। अहम बात यह है कि गुज़िश्ता ईद से पहले 7 मई को जब लॉकडाउन खत्म किया गया तो उसके नताइज सामने आए। इस बेएहतियाती की वजह से कोरोना वायरस का फैलाव खतरनाक हद तक बढ़ गया। 20 जून तक मस्बत केसेस की शरह 24% तक पहुंच गई थी, जबकि 7 मई को लॉकडाउन खुलने से पहले पाकिस्तान में मस्बत केसेस की शरह 10% थी। उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान अब कंट्रोल कर गया है सूरत हाल को ज़्यादा बड़े नुकसान के बगैर। तादाद मरने वालों की भी कम थी। अब एक बार फिर ईद आ रही है, इसलिए एहतियात ज़रूरी है ताकि गुज़िश्ता ईद की तरह कोरोना वायरस दोबारा ना फैले और हालात कंट्रोल में रहें। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। उम्मीद करते हैं उसके बाद हमें शाहिद खान अब्बासी साहब ज्वाइन करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब अब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया। भाई साहब आप भी उस कमेटी का हिस्सा हैं। शराद अकबर साहब ने भी, शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो आज खैर पार्लियामेंट में तकरीर में कहा कि आप लोग चाहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का सारा मामला निकल जाए, नैब उस चीज़ को भी ना देखे। साथ में FATF से आप लोग इस वक्त उसको मुंसलिक करके ब्लैकमेल कर रहे हैं, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कराएंगे। 35 तरामीम आप लोगों की तरफ से दे दी गई। इतनी सारी तरामीम आप लोग लेके आ गए, पहले कुछ दे नहीं रहे थे, फिर 35 तरामीम दे दी। शहज़ेब साहब, मैं अब झूठ के बारे में मैं सच ही कह सकता हूँ, जो हक़ाइक़ है आपके सामने रख सकता हूँ। ये हुकूमत नैब का बिल लेकर आई कि हमारे साथ डिस्कस करें, हम इसको चेंज करना चाहते हैं। जो बिल वो लाए, हमने कहा भाई ये तो ना होने के बराबर है, अगर आपने तरमीम करनी है तो फिर सीरियसली बात करते हैं। उन्होंने कहा जी सीरियसली बात करते हैं। फिर फैसला ये हुआ कि एक छोटी कमेटी में शिक बाय शिक, सेक्शन बाय सेक्शन नैब ऑर्डिनेंस डिस्कस होगा और उन्होंने हमें कहा कि आप पहले शिक बाय शिक डिस्कशन करते हैं, आप हर शिक पे बता दें कि आपकी कोई तरमीम है या नहीं है। 9 घंटे हम लगे रहे, हमने अपनी सारी तरामीम बता दी कि हमारे ख्याल में ये तरामीम होनी चाहिए, जिस तरह एक नेगोशिएशन होती है। आज हुकूमत ने अगर बताना था कि हमें कौन सी तरामीम कबूल हैं या नहीं हैं। जब ये प्रोसेस शुरू हुआ, मैंने वज़रा को कहा, मैंने कहा जनाब मेरे पास मैंडेट है मेरी पार्टी का फैसला करने का, ये फारूक नाइक साहब हैं, इनके पास इनकी पार्टी का मैंडेट है। आपके पास आप 3 वफाकी वज़रा हैं, 2 एडवाइज़र हैं, मैंडेट है आपके पास बात करने का और फैसला करने का। उन्होंने कहा जी हमारे पास मैंडेट है। हमने कहा शुरू करते हैं। अब तरामीम आ गई। आज उनका काम था कि वापस आते और कहते जी हमें ये तरामीम कबूल है नहीं है। अगर वो समझते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर होनी चाहिए, तो उसकी कोई जवाब दे देते, हम उनकी बात मान लेते। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तो मौजूद है ना, वो तो ख़त्म नहीं हो रहा, नैब में उसको घुसाने की क्या ज़रूरत है। तो हमने जो तमाम सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस थी, जो काउंसिल इस्लामिक आइडियोलॉजी की डायरेक्शंस थी, उनके मुताबिक सारी तरामीम दी। ज़रूरी नहीं कि हुकूमत कबूल करे। कहते जी हमने असल में 35 शिकें थी, मेरे ख्याल में 70-80 तरामीम थे टोटल जो हैं। तो हमने कहा कि उसमें जो आप काबिल कबूल नहीं है, आप कहें जी काबिल कबूल नहीं है और बता दें कि क्यों काबिल कबूल नहीं है। उसके बाद नेगोशिएशन आगे चलती रहेगी, किसी फैसले पर पहुंच जाएंगे। तो आज आए बड़े खसियाने से थे, कहने लगे जी हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं मान रहा। हमने कहा जी प्राइम मिनिस्टर बड़े आदमी नहीं मान रहे तो हमें तो फिर नैब की ज़रूरत नहीं है तरमीम करने की, तो घर चलते हैं सारे। तो बात ख़त्म हो गई, घर आ गए सारे। तो आपके शिकवा करने की क्या बात है। वज़रा तैयार थे और मुतमईन थे वज़ीर, और बाद में आके उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नहीं मान रहे। आप ये कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि हम कैसे मान सकते हैं, 1 अरब रुपए से कम का आप लोग कह रहे हैं कि जिसको नैब ना देखे, 99 करोड़ 99 लाख तक की करप्शन। ना माने ना शहज़ेब साहब,
शाहजेब साहब ना माने, आप कह दीजिए 1 रुपये से नैब देखेगा। ये तो हमारी तजवीज़ थी कि छोटे जो केस हैं वो एंटी करप्शन देख ले, FIA देख ले। नैब का तो हर केस 100, 150 अरब, 500 अरब का होता है। ये तो हमारी तजवीज़ थी ना। आप कहते नहीं 1 अरब 1 पैसे रुपए का केस भी नैब देखेगा, चलें बिस्मिल्लाह कर लें। ये मगर आपने, मंतक है। मगर वो कह रहे हैं आपने ऑप्शन दिया नहीं, मगर वो कह रहे हैं आप लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं कि फिर हम FATF के कानून को वोट नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग इतने रिसेप्टिव थे कि जी आप ना माने और फिर आके बात कर लें। वो कह रहे हैं आप तो ब्लैकमेल कर रहे हैं। जी ब्लैकमेल तो हुकूमत कर रही है। मुझे ये बता दें कौन सा कानून है FATF का, हमें बता दें उस कानून का नाम। 4 बिल ये लाए थे, ये खुद लेकर आए। इन्होंने हमें कहा जी 4 बिल हम डिस्कस करेंगे। 2 एंटी टेररिज्म एक्ट के हैं, 1 UN सिक्योरिटी काउंसिल का है, 1 नैब का है। ये हुकूमत ने कहा, हमने नहीं कहा। एक जो एंटी टेररिज्म का बिल था, आप यकीन करें इतना खौफनाक बिल मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। वह फिर ना आपको नैब की ज़रूरत रहती पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, ना आपको इस मुल्क में जमहूरियत रहती उस बिल के बाद। हमने कहा जी ये बिल है क्या, बनाया किसने, तरह समझाएं हमें। तो बड़े खिसियाने से बैठे रहे, फिर कहने लगे नहीं हम इसको विड्रॉ करते हैं। हमने कहा यार ये मकसद क्या था इसका, ये FATF का हिस्सा, कहते नहीं FATF का हिस्सा नहीं है। तो वहाँ भी झूठ बोलते हैं FATF का नाम इस्तेमाल करके। बाकी 2 माइनर से बिल हैं, एक UN सिक्योरिटी काउंसिल का बिल है, उसमें भी हमने तरमीम दी कि भाई ये बिल गलत बनाया हुआ है आपने। दूसरा एंटी टेररिज्म एक्ट थी जो UN काउंसिल को सपोर्ट करने के लिए बिल में तरमीम है एंटी टेररिज्म एक्ट में, वो भी हमने बताया कि बिल गलत है। ये 2 बिल ये थे, एक ड्रॉप हो गया, चौथा नैब का है। तो हमने कौन सी रुकावट डाल दी है FATF में? ये हम एक मिनट, भाई साहब आप ये कह रहे हैं वजीर झूठ बोलते हैं। एक इन्होंने खुद ने विड्रॉ कर लिया और बाकी 2 में आप लोगों ने खुद ने बताया कि कैसे ठीक होगा और आप लोग उसको सपोर्ट करने को भी तैयार हैं। आप नथी नहीं कर रहे उसको कि जी नैब का होगा तो फिर हम उन 2 को वोट देंगे। अब जी हम किसी नाजायज बिल को वोट नहीं देंगे। अभी ये बिल ड्रॉप हुआ है, आप उसकी हैसियत देख लें, पता नहीं कल फिर लेकर आ जाए क्या ये FATF का बिल है। हमें खुद इन वज़रा ने कहा जी ये FATF का हिस्सा नहीं है। हमने कहा फिर आप क्यों उसको FATF में डाल रहे थे। अब एक MLA है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का बिल है। शाहजेब साहब उस बिल को आप पढ़ लें, जितना पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो बिल ख़तरनाक है, मैंने शायद कोई बिल नहीं देखा। अब आप ये कहें जी उस बिल को पास करें, तो हम पास नहीं कर सकते। मैं माजरत चाहूँगा, उस बिल को पास नहीं कर सकता, उसमें तरमीम करें। ये बिल्स जो होते हैं ये धौंस धांधली से नहीं होते, ये बैठकर बात होती है, मुल्की मुफाद में होते हैं। मैं FATF जानता हूँ, मैं वज़ीर-ए-आज़म रहा हूँ, मुझे पता है कौन से बिल चाहिए और कैसे चाहिए। यानी भाई साहब ये बड़ी अहम बात है। ये आपने कह दिया कि जो FATF के बिल हैं वो जो 2 थे जिसमें आप लोगों ने तरामीम की, उसके लिए आप तैयार हैं। वो नैब से आपने मुंसलिक भी नहीं किया। एक इन्होंने खुद ने विड्रॉ कर लिया, उसको FATF का कहा था, बाद में कहा कि ठीक है FATF से ताल्लुक नहीं है, खुद ने विड्रॉ कर लिया। और आप जो बाकी 2 हैं उसको नैब से नहीं मुंसलिक कर रहे। ऐसा नहीं है कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं कि इन 2 को उस वक्त वोट देंगे जब आप नैब के कानून में वो तरामीम करेंगे जो अपोजिशन चाहती है। शाहजेब साहब ये हमने नहीं कहा था कि हम पास करेंगे, इन्होंने कहा था कि ये 4 बिल इकट्ठे पास होंगे। हमने नहीं कहा, ये हुकूमत ने कहा था। आज 8 दिन पहले, 8 दिन इन्होंने 1 पैसे का काम नहीं किया। अब आकर कहते जी नैब बिल से मुंसलिक हो गए। नैब बिल भी ये लेकर आए थे, ना लेकर आए। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा यार आप नैब को इस हालत में रखना चाहते हैं? क्या नहीं मुल्क के मुफाद में नहीं है। मैंने कहा फिर तरमीम कर लें, अगर रखना चाहते हैं रख लें। हम तो नहीं आपसे डिमांड कर रहे। आज बातों को तोड़ मरोड़ कर असेंबली में, अगर आज ये वज़ीर ख़ारजा साहब इस मुल्क का 1.5 घंटा ज़ाया ना करते तमाशबीनी में, तो वहाँ पर बता देते उनको कौन से FATF बिल की ज़रूरत है। आज तक तो ये हुकूमत डिफ़ाइन नहीं कर सकी कि FATF को पूरा करने के लिए कौन से बिल्स उनको पास करने हैं, ये हमें नहीं बता सकते। यानी आप अभी भी अब तैयार हैं हुकूमत के साथ बैठने को या नहीं है तैयार? हम पार्लिमान का हिस्सा हैं, पाकिस्तान के मुफाद में हर चीज़ के लिए बैठने को तैयार हैं, लेकिन हम FATF या किसी और नेशनल कंसर्न की आड़ में गलत काम करने को तैयार नहीं है। बिल्स को देखेंगे, डिस्कस करेंगे, मुल्क के मुफाद में हुआ तो पास करेंगे, नहीं हुआ तो माजरत चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। शाहिद खान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर आज़म हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज़ पर ब्लैकमेल कर रहे हैं या मुंसलिक कर रहे हैं, और FATF के लिए जो लाजमी है उनके लिए हम तैयार हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।